आज एक नया टॉपिक लेके चलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा एक बार जरा फिर से सारे बच्चे बताओ, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? अच्छा, हम आपको कई बातें बताते रहते हैं, जैसे एक इमेजिन करो। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है 11वीं क्लास के बच्चे होते बहुत होशियार हैं, बस एजुकेशन सेक्टर हटा दो, आप स्पोर्ट्स ले लो, पॉलिटिक्स ले लो या बाकी चीजें लो, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। हो सकता है आप मेरे इक्विवेलेंट नॉलेज पोजेस करते हो, बस एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी सी समस्या आ जाती है। बच्चों से जब पढ़ाई की बात करो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो। तो बेटा मेरे और आपके बीच में ट्यूनिंग जितनी अच्छी होगी, पढ़ाई उतनी अच्छी होगी, ठीक है। और जहां ये डिस्टर्बेंस हुआ, मतलब बच्चा जो पढ़ाई करता है वो टीचर के फेज में रहता है, जो नहीं करता है वो धीरे धीरे आउट ऑफ फेज होता है। आप इमेजिन करो क्रिकेट टीम में मैच चल रहा है, अब अगर कैप्टन की बाकी खिलाड़ियों से ना पट रही हो तो फिर कैसे बात बनेगी? बिल्कुल टीम हार जाएगी। बिल्कुल वैसे ही हम आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो आप सब लोग मेरे लिए नए हो, अभी हमें नहीं पता है कि कौन बच्चा किस कैपेबिलिटी का है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको मेरे फेज में रहना है। अब जैसे कल हमने 1 to 5 क्वेश्चन आपको डीपीपी के सॉल्व कराए थे और आपसे बोला था कि आप सभी को व्हाट्सअप करना है। बहुत सारे बच्चों ने किए लेकिन सारे बच्चों ने नहीं किए, तो जिन्होंने नहीं किया आज उनको करना है। बेटा हम देखना चाहते हैं कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। हमने बता दिया, फिर भी एक ग्रुप होना चाहिए कि आपने क्या सॉल्व किया है। तो जिन बच्चों ने कल मुझे मैसेज नहीं किए थे वो आज मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने आपसे पहले दिन ही बोला था 11वीं में केमिस्ट्री 0 से स्टार्ट होती है, तो हम 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो साइंस पढ़ने का दावा करते हैं, आपने जो पढ़ा है अभी तक, उसकी शुरुआत बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से ही मानी जाती है। आप मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, हम आपको एक छोटी सी एनालिसिस करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा आप जरा इमेजिन करो, हम लोग अपने टीवी सीरियल वगैरह देखते ही रहते हैं, अपने पुराने सीरियल्स जो चलते हैं राजा महाराजाओं वाले वो भी देखते हैं और नए सीरियल्स भी देखते हैं। अच्छा आपने नोटिस किया है कि जैसे आज के 1000 साल पहले, मान लीजिए सम्राट अशोक का दौर था या हर्षवर्धन का दौर था, उसके बाद बाबर अकबर वगैरह ये सब आपके चालू हो गए। हिस्ट्री तो इतनी सबने पढ़ी होगी। अच्छा आपने नोटिस किया एक चीज, मतलब 1000 साल पहले या 1500 साल पहले वाले अगर हम लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं तो उन टीवी सीरियल्स में तलवार, भाले, चाकू वगैरह यूज होते थे 1500 साल पहले। 100 साल आगे बढ़ो, मतलब 100 साल की रेंज में आप आगे बढ़े, आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1500 साल पहले, 1000 साल पहले, 800 साल पहले, 700, 600, 500, 400, 300, इवन 1857 तक तलवारें यूज होती थी और लोग तलवार यूज करते थे, ठीक। अच्छा क्या आज की डेट में हम लोग ऐसा करते हैं कि मतलब घर से बाहर जा रहे हैं तो एक तलवार लेके जा रहे हैं, भाले लेके जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? मतलब हम आपसे एक एनालिसिस करने के लिए कह रहे हैं कि एक एनालिसिस करिए पुरानी हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में और हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में। तो आप अगर पिछले 100 साल का पीरियड देखोगे और पिछले 2000 साल का पीरियड देखोगे जिसकी हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पूर्वजों को जानकारी नहीं थी। बेटा अगर उन्होंने तलवार बनाई, भाले बनाए, चाकू बनाए, बाकी चीजें बनाई, बाबर के टाइम से तोप की गोली भी जो स्टार्ट हो गई थी तो बारूद भी उन्होंने तैयार करी, मतलब हमारे पूर्वजों को जानकारी थी। मतलब हम इस चीज से मना नहीं कर सकते हैं। तलवार, भाले या लोहा या कोई भी केमिकल किसी पेड़ से नहीं निकलता है, इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पूरा प्रोसीजर होता है, मतलब हमारे पूर्वजों को जानकारी थी। लेकिन आप अगर साइंस की एनालिसिस करो तो हमारी साइंस जो आगे बढ़ रही थी वो एक सिस्टमेटिक ट्रेंड में बढ़ रही थी, बहुत बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप पिछले 100 साल को देखो तो होने वाले चेंजेस आपको दूर से दिखाई देंगे। मतलब हमारा जो 100 साल की हिस्ट्री है और पिछले 2000 साल की हिस्ट्री है, तो आप जरा इमेजिन करिए तो ये 100 साल और 2000 साल पर भारी पड़ेंगे, ऐसा आपको फील होता है? अच्छा अब बेटा जरा नोटिस करना, हमारे साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साइंटिस्ट इस बारे में ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों को जानकारी तो थी,
लेकिन वो जानकारी जो थी वो एक्सीडेंटल थी। जस्ट लाइक जैसे हम कहीं जंगल में गए, रास्ता भटक गए और हमें कोई नया पेड़ मिला और उसमें कोई फल है, अब भूख लग रही है, क्या करें, तो हमने टेस्ट करके देखा, हमें अच्छा लगा तो हमने अपने साथियों को बताया ये बहुत टेस्टी होता है और सेफ भी है, तो सब लोग उसे खाने लगे। एक नया ट्रेंड चालू हो गया। मतलब हमारे पूर्वजों को जो जानकारी थी, हमारे जो आज के साइंटिस्ट हैं वो ये मान के चलते हैं कि वो एक्सीडेंटल थी। उन्हें जो मिलता गया एक्सीडेंटली वो उसे एक्सेप्ट करते गए, वो उसे कोरिलेट नहीं कर पाए। मतलब जो मिला उसे एक्सेप्ट किया, फिर जब कुछ नया मिला तो उसे भी एक्सेप्ट किया। लेकिन जो चीज हमने खोज ली है उसके थ्रू किसी दूसरे पर नहीं जा पाए। मतलब हमें ये तो पता था कि कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों हो रहा है। और इसी कारण आप अगर पुरानी हिस्ट्री की एनालिसिस करो तो उसमें चेंजेस तो हैं, लेकिन इन अ स्लो मैनर है। जो जो मिलता गया एक्सीडेंटली हम उसे एक्सेप्ट करते गए, ठीक। और हमारी साइंस आगे तो बढ़ रही थी लेकिन किसी डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही थी, और हमारे लोगों को एक्सीडेंटली जो चीज मिलती जा रही थी हम उसे एक्सेप्ट करते जा रहे थे। अच्छा, आप इमेजिन करिए, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि सम्राट अकबर बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े क्षेत्र में उनका राज्य था। क्या उन्हें ऑक्सीजन गैस का फार्मूला पता था? क्या उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला पता था? क्या उन्हें ये पता था कि हम लोग ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लेते हैं या CO2 गैस छोड़ते हैं, या ये सल्फ्यूरिक एसिड है या ये नाइट्रिक एसिड है? क्या ये फार्मूले उनको पता थे? बेटा, हमारे लोगों को जानकारी थी। हम फिर से कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पूर्वजों को कुछ नहीं पता था, उन्हें बहुत कुछ आता था, ठीक है, लेकिन उन्हें उनकी कॉज नहीं पता थे कि आखिर ऑक्सीजन में क्या होता है, CO2 में क्या होता है। मतलब हमारे साइंटिस्टों को चीजें तो मिल रही थी लेकिन वो उसका रीजन नहीं जानते थे, और इसी कारण हमारे पूर्वजों में जो चेंजेस हैं वो इन अ स्लो मैनर है। मतलब उनमें कोई एकदम लार्ज ग्रोथ नहीं है। अच्छा, पिछले 100 साल में क्या हुआ? हम लोगों ने एटम को खोजा, एटम के थ्रू हमने बाकी चीजों को पता लगाया, रिएक्शन क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें पता लगाई, और हमें कॉज पता चलते गए कि रिएक्शन क्यों हो रही है। और जब हमें क्यों पता चल जाता है तो फिर हम बड़ा स्पीड से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि हमारी जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से ही मानी जाती है। बेटा, ये लॉ 70th सेंचुरी के बाद दिया गया था। तो इससे पहले की जो साइंस है हम उसे अपने पूर्वजों की साइंस मान के चलते हैं, और जो मॉडर्न केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है वो यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया है। हम फिर से अपनी बात कहते हैं, हमारे साइंटिस्टों की सोच ये है कि हमारे पूर्वजों को जो जानकारी थी वो एक्सीडेंटल थी। उन्हें जो मिला उन्होंने उसे गेन किया। मतलब वो भी ह्यूमन बींग्स थे, इंटेलिजेंट थे, जो मिलता गया उसे गेन करते गए, लेकिन वो रीजन नहीं जान पाए। और रीजन न जान पाने का ड्रॉबैक ये रहा कि उनमें डेवलपमेंट तो था लेकिन इन स्लो मैनर था। और जैसे ही हमें रीजन पता चला कि रिएक्शन क्यों होती है, कैसे होती है, क्या होता है, वैसे ही हमारी साइंस में लार्ज ग्रोथ हमें देखने को मिली। और ये जो मॉडर्न साइंस है इसकी शुरुआत लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से मानी जाती है। हमने आपसे पहले दिन ही कहा था 11th में हम आपको जीरो से पढ़ाएंगे, आपको एनालिसिस करनी है, आपको स्टूडेंट नहीं बनना है। हम जो बात कर रहे हैं आप उसकी एनालिसिस करिए, आपको समझ में भी आएगा और आपको केमिस्ट्री जस्ट लाइक हिंदी जैसा सब्जेक्ट लगेगा। अच्छा, एक ह्यूमन नेचर होता है, आपने नोटिस किया होगा, मजाक की बात है लेकिन आपने नोटिस जरूर किया होगा कि जब हमें कुछ नहीं समझ आता है तो हम लोग तुक्के मारते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी टीवी का रिमोट है, हमने एक बार दबाया, बटन नहीं काम कर रहा है, 2 बार दबाया नहीं काम कर रहा है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं जब रिमोट काम नहीं करता है? तो उसे पटक देते हैं। साइंटिफिक लॉजिक नहीं है ये, पटक देते हैं, तुक्का मारते हैं हम लोग, ठीक है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब आजकल तो टीवी बेटर आने लगी है। पहले जो टीवी आती थी जिनका साइज बहुत बड़ा होता था, चैनल बदल रहे हैं, एंटीना बदल रहे हैं। आप लोगों ने तो ये दौर नहीं देखा होगा लेकिन हमने देखा है। मान लीजिए नहीं काम कर रहा है, चैनल बदल रहे हैं, नहीं बदल रहा है, सिग्नल नहीं अच्छे आ रहे हैं, डिश का कनेक्शन कराया, डिश अच्छी नहीं आ रही है, सही करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा है, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, नहीं कर रहे, घूसा मार के देखा, शायद काम कर जाए। आप लोग एग्जाम में भी यही करते हो। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव पेपर चल रहा है, हम आप लोगों को एक कमरे में बैठा दें कि बेटा ये पेपर सॉल्व करिए आप,
ठीक, और पेपर आपको आ नहीं रहा है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आप क्या करोगे? आप पहले तो देखोगे सर का कमरा कैसा है, कितने पंखे लगे हैं, कौन सा कलर है, कितनी लाइटें लगी हैं, चारों तरफ जब देख के बोर हो जाओगे तो अल्टीमेटली पेपर की तरफ देख के अपना टाइम काटोगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं 4 लिखा है और उसके ऑप्शन में भी कहीं 4 लिखा है, तो बच्चे तुक्का मार देते चलो यही सही लग रहा है। मतलब ये एक साइंटिफिक है, जब हमारे दिमाग को कुछ नहीं समझ आता है तो हम चीजों में कोरिलेशन निकालते हैं, तुक्के मारने की कोशिश करते हैं। और बेटा हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो भी इन्हीं तुक्कों से स्टार्ट हुई है। मतलब हम लोग जिस साइंस पर दावा करते हैं कि हम लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी है, उसकी शुरुआत एक कोरिलेशन से हुई है, एक तुक्के से हुई है, और उन्हीं तुक्कों को हमने नाम दिया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो आप सीधा सा आंसर देंगे, इट इज सिंपली द कोरिलेशन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। हमारे साइंटिस्टों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो कोरिलेशंस निकाले थे, उन्हीं को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। और जिस साइंस पर हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से स्टार्ट हुई, और ये ह्यूमन नेचर है। हम फिर से आपसे कह रहे हैं, जब हमें कुछ नहीं समझ आता है तो हम लोग तुक्के मारते हैं। रिमोट है, हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा है, हमने क्या किया, पटक के देखा, काम करना स्टार्ट कर देता है। पता है क्यों कर देता है? हमारी सेल जिस स्लॉट में लगी रहती है वो कार्बन आ जाता है, कार्बन आने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अब आपका रिमोट काम तो सेल से ही कर रहा है, उसमें करंट तो सेल ही जनरेट कर रहा है। अगर उसके एनोड या कैथोड पॉइंट पर आपका कार्बन होगा, देन वो वर्क कैसे करेगा? तो उसे वर्क करने के लिए हम लोग जब उसे जैसे ठोक देते हैं किसी से, तो वो स्लॉट हिल जाता है, कार्बन हट जाता है वहां से, और कार्बन हटने के कारण वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो हर चीज का लॉजिक है हमारे पास, लेकिन शुरुआत इसकी इन्हीं कोरिलेशन से मानी जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट कि सर इट इज सिंपली द कोरिलेशन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। बेटा समझ आया सारे बच्चों को? बेटा फिर से कह रहे हैं, स्टार्टिंग के 15 दिन आप ये मान के चल रहा कि हम किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, आप मेरी बातों की एनालिसिस करोगे। हम केवल स्टार्टिंग के 15 दिन आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं। देखो हमारे पास सिलेबस इन्फिनाइटी है, इन्फिनाइटी सिलेबस को रटाया तो नहीं जा सकता, ये कंफर्म हो जाइए आप। इसे समझाया जा सकता है। लैंग्वेज किसी भी टॉपिक की, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, अब इसे याद करने की क्या जरूरत है, जब आपको केवल इतना बताना है कि ये केवल तुक्के थे जो इन द स्टार्टिंग हमारे साइंटिस्टों ने डेवलप करे थे इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, आपकी इंग्लिश अगर हमसे अच्छी है तो आप इसे बेटर लैंग्वेज में कर देना, ठीक है? तो ध्यान रखना, आप मेरी बात सुनोगे, एनालिसिस करोगे, याद करने वाला कोई पोर्शन नहीं है। मतलब केमिस्ट्री अगर 100% सिलेबस है तो 99% सिलेबस मेरे पास ऐसा है जो हम आपको समझाएंगे, और 1% ऑब्जर्वेशंस होंगी तो वो मानी जाती हैं। अब जैसे मोमबत्ती चल रही है, हमने इस पर हाथ रख दिया तो मेरा हाथ जल गया, तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हाथ रख के चेक मत करना, हमने अपना हाथ जला लिया, हम आपको बता रहे हैं कि हाथ जल जाता है इससे, तो कुछ बातें मान भी लेना क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन होती हैं। अदरवाइज 99% सिलेबस समझने का है। मतलब हमारे सब्जेक्ट को लेकर लोगों ने एक गलत धारणा बना रखी है कि केमिस्ट्री है, इसे रट्टा लगाना पड़ता है। एक सिंगल वर्ड हम आपसे कभी नहीं कहेंगे बेटा आप इसे याद करिए। तो बेटा फिर से हम अपनी बात पर आते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। तो ये कोरिलेशन है जो साइंटिस्टों ने डेवलप किया था इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, और हम लोग इसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। बेटा समझ आया सारे बच्चों को? चलिए बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मेरे पास 5 लॉ है जिनके थ्रू हम आपको सारी बातें बताएंगे, और आपको एनालिसिस करनी है। हम फिर से कह रहे हैं, अच्छा आप लोगों ने कभी सीआईडी सीरियल देखा है? सीआईडी, सोनी पर सीआईडी आता है, देखा जरूर होगा। अच्छा क्राइम पेट्रोल देखा आपने? क्राइम पेट्रोल जो आता है, अच्छा आप जरा नोटिस करना, जैसे मान लो सीआईडी सीरियल की बात करते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर जगह क्राइम हुआ, अब सीआईडी की टीम तो क्राइम के बाद पहुंची वहां पर, तो उन्हें कैसे पता चलता है यहाँ पर क्या हुआ होगा? तो वो उस जगह की एनालिसिस करते हैं। अच्छा दीवार पे खून लगा है तो यहाँ पर कुछ हुआ होगा, यहाँ किसी ने हाथ रखा होगा, अच्छा ये टूटा पड़ा है तो इसे यूज किया गया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही तो प्रेडिक्शन करते हैं।
सेम रिवर्स प्रेडिक्शन आपको करना है। मतलब आपने जो सीआईडी या क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा है, हम अगले 3-4 दिनों में चेक करेंगे कि आपने केवल सीरियल देखा है या कुछ दिमाग भी लगाया उसमें। हम भी आपसे कहेंगे कि रिवर्स प्रेडिक्शन करिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम 5 लॉ पढ़ाएंगे और हम पहले दिन ही आपसे करेंगे तुक्के हैं। अब इन तुक्कों से आप आइडिया क्या लगाते हो, ये आपकी माइंड पावर है। और अगर आपने इन लॉ को मेरे हिसाब से पढ़ लिया, मतलब आपको पढ़ने का तरीका हम सिखा चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले लॉ की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप सब लोगों ने इसे पहले से पढ़ रखा है, बस मेरे शब्दों में देखना है इसे। बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1789 में एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, एंटोनी लेवोसायर, इन्होंने प्रोवाइड किया था। अच्छा, हम लोग अपनी मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से मानते हैं और ये पहले साइंटिस्ट हैं। तो बेटा, जब पहले साइंटिस्ट हैं तो हम लोग इनको ऑनर करने के लिए फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। जो मॉडर्न केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये हमारी केमिस्ट्री का पहला लॉ माना जाता है और इनको ऑनर करने के लिए हम लोग इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल बातें कर रहे हैं आपसे। इन्हें अपने टाइम पर इनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? इन्होंने एक एच शेप की ट्यूब ली, एच शेप की, ठीक है, और इस ट्यूब में इन्होंने 2 सब्सटेंसेस प्लेस की। मान लीजिए इधर NaCl, आपको समझाने के लिए हम फार्मूला लिखे ले रहे। उस टाइम लोगों को फार्मूले नहीं आते थे, उस टाइम पर लोगों को केमिकल पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये केमिकल काहे से बना है। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारी एच शेप की ट्यूब है। एंटोनी लेवोसायर ने क्या किया, इस एच शेप की ट्यूब को तैयार किया और 2 सब्सटेंसेस यहाँ पर प्लेस किए। प्लेस करने के बाद इनका उन्होंने मास निकाला, पूरी ट्यूब का मास, मतलब सब्सटेंसेस प्लेस करने के बाद। और मान लीजिए ये मास हमारा 20 ग्राम आया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे बीच में से पकड़ा और पकड़ के ऊपर से तो बंद है, अच्छे से घुमा दिया जैसे घुमाया जाता है। मतलब हमारे दोनों केमिकल आपस में मिक्सअप हो गए। अब जब दोनों केमिकल आपस में मिक्सअप हो गए तो केमिकल रिएक्शन होगी। बेटा, केमिकल रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट हमारा बन गया AgCl प्लस NaNO3। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, एंटोनी लेवोसायर ने देखा कि जो प्रोडक्ट बना है, नया सब्सटेंस जो बना है, ठीक है, इसका मास भी 20 ग्राम आ रहा है। मेरी बात अच्छे से सुनना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। एंटोनी लेवोसायर ने अपने टाइम पर 2 पर्टिकुलर केमिकल जो उनके पास अवेलेबल थे उनको लिया, एक एच शेप की ट्यूब में रखा और मास निकाला रिएक्शन करने से पहले। फिर उन्होंने इस ट्यूब को बंद किया अच्छे से और अच्छे से एजिटेट किया। आफ्टर एजिटेशन इन्होंने आपस में रिएक्शन करी। रिएक्शन करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना और इन्होंने उस नए प्रोडक्ट का भी मास निकाला। और ये बड़ा सरप्राइज थे कि रिएक्शन करने से पहले का मास रिएक्शन करने के बाद के मास के बराबर आ रहा था। एंटोनी लेवोसायर को लगा यार ये तो कोई नई चीज हो गई, रिएक्शन करने से पहले का मास रिएक्शन करने के बाद के मास के बराबर आया। इन्होंने दूसरे केमिकल लिए, फिर यही करके देखा, तीसरे केमिकल लिए, फिर यही करके देखा और हर बार उनको यही ऑब्जर्वेशन मिली कि रिएक्शन करने से पहले का मास रिएक्शन करने के बाद के मास के बराबर होता है। और इस बेसिस पर इन्होंने अपना एक कंक्लूजन निकाला कि इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the total mass of product. मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बेटा समझ आया सारे बच्चों को? सबको 100% क्लियर हो गया? फाइनल एक छोटा सा डाउट पूछें।
अच्छा, अब आपका सीआईडी वाला दिमाग देखते हैं, मतलब सीआईडी से आपने क्या सीखा है। अच्छा, हमें जरा बताओ, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है, दोनों के मास बराबर है, फिर आखिर ये बदल कैसे गई? सोच के बताओ जरा, आप मेरी बात समझना। हमने दो लोगों को मिलाया, ठीक है, और दो लोगों को मिलाने के बाद दो नए लोग बन गए, ठीक, दोनों का मास बराबर है, फिर ये बदल कैसे गई बेटा? जरा सीआईडी वाला दिमाग लगा के बताओ। मतलब अच्छा, दूसरे वाले को मार दिया, फिर तो मास लॉस होना चाहिए था। हाँ, हम एक बच्चे ने अभी एटम का नाम लिया है, ठीक है। अच्छा, हम आपको बताते हैं, आप अपना सीआईडी वाला दिमाग तो चला ही गए हो और अच्छी बात है। अच्छा देखो, आप लोग लकीएस्ट पर्सन हो कि आपको रिएक्शन देखने को मिल रही है। एंटोनी लेवोसायर के टाइम पर रिएक्शन नहीं थी, क्योंकि केमिकल्स नहीं पता थे हमें एटम नहीं पता था। अभी किसी बच्चे ने कहा, आप बेटा नोटिस करिए यहाँ पर क्या हो रहा है। एजी ने क्या किया, मतलब NaCl और AgNO3 में जब रिएक्शन हुई तो Ag ने इसका Cl ले लिया, Na का Cl, और NaNO3 बन गया। मतलब इसने अपना सब्सटेंस इसे दे दिया और Ag ने दूसरा वाला इसे ले लिया। मतलब यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट हो रहे हैं। रिप्लेसमेंट मतलब हमारी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर तो है, अब लेकिन प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, तो यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है बेटा। अभी तक एटम की खोज नहीं हुई थी। आप लोग याद करो, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि किसी भी मेटल का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है। सबने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लास 10th में पढ़ी है, 9th में पढ़ी होगी, ओके। किसी भी मेटल का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, सबने पढ़ा है, आया ना? बोलिए बेटा, क्या आपने अपने सर से पूछा कि सर डाल्टन को कैसे पता चला कि किसी भी मेटल का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है? डाल्टन ने क्या सपने में देखा था इसे? बेटा, आपने 9th क्लास में जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, डाल्टन थ्योरी हमारी केमिस्ट्री का पहला टॉपिक माना जाता है। शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन टॉपिक पहला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी माना जाता है। और पूरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से ही निकाली गई है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के सारे कंसेप्ट हैं, वो सारे कंसेप्ट हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से ही निकाले हैं। तो अब जरा दिमाग लगाना, एंटोनी लेवोसायर का ये कहना था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, मासेस बराबर है, लेकिन ये बदल गई। अब आप दिमाग लगाओ कि आखिर ये बदल कैसे गया। तो डाल्टन ने आगे चल के अंदाजा लगाया कि इसमें कुछ होता होगा और इसमें भी कुछ होता होगा, मतलब बेसिक कंपोनेंट। जो इसने इसे दे दिया, इसने अपना इसे दे दिया, तो अभी तो ये नए बन गए। आप इधर देखो, आपके पास तो फार्मूला अवेलेबल है, इसने अपना Cl इसे दे दिया, इसने अपना NO3 इसे दे दिया, तभी तो बेटा नया कंपोनेंट बना। अच्छा, हमने अपने हाथ से तो कुछ बनाया नहीं, जो बनाया था हमारे नेचर में, हमने केवल उसे इंटरचेंज कर दिया। तो डाल्टन ने अपने टाइम पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही एनालाइज किया था, और उनका कहना था कि जब दोनों के मासेस बराबर हैं, तो मासेस बराबर है तो नए प्रोडक्ट कैसे बन जाते हैं? तो अगर मासेस बराबर हैं और नए प्रोडक्ट बने हैं, देन देयर मस्ट बी सम बेसिक कंपोनेंट इन द मेटल या इन द रिएक्टेंट। हमारे रिएक्टेंट में कुछ बेसिक कंपोनेंट रहे होंगे जिन्हें एक्सचेंज किया इन लोगों ने, जिससे कि नए कंपोनेंट बने, और जिसे हम अभी बेसिक कंपोनेंट कह रहे हैं, इसी को आगे चल के नाम दिया गया एटम। मतलब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा था कि किसी भी मेटल का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, जिसे ना तो डिवाइड किया जा सकता है और ना ही डिसोसिएट किया जा सकता है। ये जो पॉइंट है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही इंस्पायर्ड है। हमारे डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी
जो आपने 9th क्लास में याद करी होगी, वो पूरी थ्योरी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से ही ड्राइव की जाती है। मतलब यहीं से हमें आइडिया लगा, और जैसे ही हम लोगों ने डाल्टन की थ्योरी पढ़ी, हमारी साइंस ऑन अ राइट ट्रैक चलना स्टार्ट हो गई, और हम लोग और एनालिसिस करके आगे बढ़ते चले गए। डाल्टन की थ्योरी में जितने भी पॉइंट आपने पढ़े हैं, सब आज की डेट में मॉडिफाइड हो चुके हैं, लेकिन साइंस हमेशा गलत से सही की तरफ चलती है। हमने पहले हाथ वाला पंखा बनाया जब हमें गर्मी लगी। अब जब हाथ वाला पंखा बनाया तो उसमें एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी कि साहब अगर कमरे में 6 लोग बैठे, अगर 6 लोग अवेलेबल है तो सभी हाथ से पंखा कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने उसका मॉडिफाइड वर्जन तैयार किया। क्या तैयार किया कि आपने पुराने सीरियल्स में देखा होगा, कमरे में एक बड़ा सा कपड़ा टंगा हुआ है और रस्सी से बंधा हुआ है, नौकर साइड में बैठ के उसे हिलाता है। उसमें भी समस्या थी। क्या समस्या थी कि अगर हम सो जाते हैं तो वो भी तो इंसान है, वो भी सो जाता है, बीच में फिर पंखा होना बंद हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने ये वाले पंखे तैयार किए जो कमरे में लगे रहते हैं, सीलिंग फैन। ठीक, इसमें क्या समस्या है, हवा तो आती है लेकिन ठंडी नहीं आती है। तो हम लोगों ने इसे भी मॉडिफाइड करके कूलर तैयार किया। कूलर में भी समस्या है, साहब हवा तो आती है लेकिन आवाज बहुत करता है, प्लस जब पानी भरना पड़ता है तो दम निकल जाती है। तो हम लोगों ने एसी तैयार किया। साइंस हमेशा गलत से सही की तरफ चलती है, साइंस हमेशा लोअर से हायर की तरफ चलती है। हम चीजों हमें जरूरत महसूस होती है, हम उनकी एनालिसिस करते हैं और हम उनको मॉडिफाइड करते चले जाते हैं। बेटा समझ आया मेरी बात यहाँ तक? बेटा आप में से किसी बच्चे ने भी लेट ज्वाइन किया है, बेटा ध्यान रखना, मेरा सब्जेक्ट हम कह जरूर रहे हैं कि हम आपको हर चीज समझाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप 20 मिनट लेट ज्वाइन करें और उसके बाद उम्मीद करें कि हम IIT या नीट क्वालिफाई करेंगे। बेटा कोई आपका वेट नहीं कर रहा है। 12th तक की एजुकेशन तो आपको गवर्नमेंट नेसेसरी है, ऑटोमेटिक एडमिशन मिल जाता है। आफ्टर 12th सिलेक्टेड सीट्स हैं, आप अगर उस लेवल पर होगे तो एंट्री होगी, नहीं होगे तो साइडलाइन कर दिए जाओगे। तो अपनी घरेलू समस्याओं को छोटा करो और जो बड़ी समस्या है उसे एनालिसिस करो। मतलब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि हम 15 मिनट या 20 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हैं और हमें सब कुछ समझ में भी आएगा, फिर आप बेवकूफ हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा एक बार फिर से टॉपिक पर आते हैं। हमने आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बेसिक्स हम लोगों ने परसों से पढ़ने स्टार्ट किए थे, उन्हें तो हम आगे भी पढ़ाते रहेंगे, लेकिन थ्योरी वाला पोर्शन ये मास से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, फिर से कह रहे हैं बेटा, हमारी जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और बेटा शुरुआत हमेशा लेस इफेक्टिव होती है लेकिन बड़ा वैल्यूएबल होती है। आप इमेजिन करिए कि पहली बार जब एरोप्लेन बना था, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे या बाकी चीजें सर्च करते रहते हो, तो पहली बार जब एरोप्लेन बना था या जिसने ऐसा सोचा था, लोग उस पर हंसते थे। पहली जो फ्लाइट थी उसमें एरोप्लेन को धक्का मारने के लिए आदमी दौड़ लगा रहा था साथ में, ऐसा कुछ था। तो शुरुआत हमेशा लोअर लेवल पर होती है, लेकिन उसी से हमारी साइंस आगे बढ़ती है। साइंस गलत से सही की तरफ, लेस से हायर की तरफ चलती है। तो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, ये वो तुक्के हैं जो साइंटिस्टों ने डेवलप किए, ठीक है, इन बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और इन जब तुक्कों की एनालिसिस करी गई और कंक्लूजन निकाला गया, तो हमारा कंक्लूजन निकल के हमारे सामने जो कंसेप्ट आए, उन्होंने हमारी साइंस को ऑन द राइट ट्रैक कर दिया। और फिर हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हम लोग देखो कितनी स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में हमें जो जरूरत होती है, हम दिमाग लगा के उसे ऑब्टेन कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें रीजन पता है, हमें ये पता है कि रिएक्शन होती कैसे है, हमें ये पता है कि हम इसमें कैसे करेक्शन कर सकते हैं, हमें एटम के बारे में पता है जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम जब भी आपसे कहेंगे तो आप सीधा सा आंसर देंगे कि सर इट इज सिंपली द कोरिलेशन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। कहीं कुछ याद नहीं करना है, सब अपनी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। सेकेंड है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ हैं और इन 5 लॉ को जब आप एनालाइज करोगे तो जो 9th क्लास में आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, ऑटोमेटिक वो थ्योरी आ जाएगी। आपने 9th क्लास में आपके टीचर ने आपको बताया होगा और आपने उसे याद किया होगा।
अभी ये जो टॉपिक आपका जब कवर हो जाएगा तो आपको एक एक पॉइंट पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन को कैसे पता चला कि ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे 1789 में एंटोनी लेवोसायर ने प्रोवाइड किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जस्ट उनके दिमाग में आया और उन्होंने एक एच शेप की ट्यूब तैयार करी और इसमें दो सब्सटेंसेस प्लेस किए। आपको समझाने के लिए हमने इनका नाम लिख लिया है। उस समय पर इस तरीके के नाम या फार्मूले अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने इसे क्लोज किया, इसका मास निकाला रिएक्शन करने से पहले और फिर इसकी रिएक्शन होने दी। रिएक्शन होने के बाद इसका मास निकाला और उनका कहना था कि रिएक्शन होने से पहले का मास रिएक्शन होने के बाद के मास के बराबर होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आता है। और इन्होंने इसे कई बार बदल बदल के देखा। हर बार जब उन्होंने सेम ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन करी तो उन्होंने आइडिया लगाया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। मींस हम ना तो मेटल को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा समझ आया सारे बच्चों को? अच्छा, इसी लॉ का जब कंक्लूजन निकाला गया, मतलब डाल्टन की थ्योरी जब हम आपको इस टॉपिक के बाद पढ़ाएंगे तो डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन अपने कमरे में बैठ के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सारे लॉ को एनालाइज कर रहे थे। जस्ट लाइक जैसे सीआईडी वाले किसी क्राइम सीन पर जाके प्रेडिक्शन करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, डाल्टन ने भी वैसा ही किया था। क्या किया था, डाल्टन ने जब इसकी एनालिसिस करी कि दोनों तरफ की मासेस सेम है तो आखिर ये बदल कैसे गए, तो डाल्टन के दिमाग में ये आया कि देयर इज समथिंग इन द मैटर, मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट है यहाँ पर कुछ बेसिक कंपोनेंट रहे होंगे जो एक्सचेंज हो गए, जिनके एक्सचेंज होने के कारण हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन गया और इसी बेसिक कंपोनेंट को डाल्टन ने आगे चल के एटम नाम दिया। समझ आया? बेटा कोई बच्चा डाउट पूछ रहा था, पूछिए बेटा क्या जानना चाह रहे हो? बेटा फार्मूले की खोज नहीं की, लेकिन मास को मेजर किया था। हमने कभी आपसे ये नहीं कहा कि हमारे पूर्वजों को जानकारी नहीं थी, उन्हें बहुत सारी जानकारी थी। बेटा हमने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था बारूद को या तोप को बाबर इंडिया में पहली बार लेके आए थे, वो उससे पहले से उसे यूज कर रहे होंगे, तो उन्हें केमिकल्स की जानकारी थी लेकिन केमिकल फार्मूले की जानकारी नहीं थी। ये जो सिंबल प्रेडिक्शन है ये हम लोगों ने किया, फार्मूला प्रेडिक्शन ये हम लोगों ने किया, लेकिन वो लोग मास को मेजर करते थे। हमने ऐसा नहीं कहा था आपको। आप एक एनालिसिस करो, सोचो जरा, मतलब साइंस सोचने का ही कंसेप्ट है कि हमारे पूर्वज ने जैसे तलवार बना ली तो वो एरोप्लेन क्यों नहीं बना पाए, तो उन्हें पर्टिकुलर खोज में कुछ मिला, उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा मेटल है, इससे ये तैयार किया जा सकता है, तो वो सोच वहीं तक सीमित होकर रह गई। उन्होंने उसका रीजन नहीं समझा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, इसे हम लोगों ने आके एनालाइज किया। हम लोग पुराने लोगों से ज्यादा जल्दी ग्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उसका कॉज पता है। ओके, चलिए, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। बेटा एक बार हमें जरा फिर से बताओ, क्या इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी? मतलब हमें 10th से 11th में आए हुए बच्चों से सबसे ज्यादा डर स्टार्टिंग के 1 महीने में लगता है, क्योंकि वो चीजों को रटने की कोशिश करते हैं और हमें ये चीज आपको भुलानी है। मतलब आप चीजों को रटेंगे नहीं, ये मेरा पहला मतलब मोटिव है जो क्लियर होना चाहिए। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, आप अपनी लैंग्वेज में बात रखेंगे, जैसे हमने अपनी बात रखी, आपको इसमें कोई और बेटर वर्ड समझ में आया आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे याद नहीं करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंटोनी लेवोसायर ने दिया था, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, मींस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा सारे बच्चों को समझ आ गया? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप हमें पॉइंट बताइए, क्या ये सही है या गलत है?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे हाँ या ना, दो ऑप्शन है आपके पास, सही है। अच्छा, अभी हमने जस्ट आपसे बोला था साइंस हमेशा गलत से सही की तरफ चलती है। हम लोग जब चीजें यूज करते हैं तब उसकी कमी पता चलती है। आप जरा नोटिस करो, आपने पहला मोबाइल खरीदा होगा, अब वो मोबाइल हैंग कर रहा है तो और बेटर और बेटर और बेटर होते जा रहे हैं। सेम साइंस में होता है बेटा। एंटोनी लेवोसायर को हम लोगों ने इतना सम्मान दिया कि हम लोगों ने फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक। लेकिन चीजों को जब हमने यूज किया तब हमें समस्या समझ आती है। आप जरा दिमाग लगाओ, आप लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ रखी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी इवॉल्व होती है। आप लोगों ने एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ रखी हैं। बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिनमेन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब हम आपसे एक छोटा सा डाउट पूछते हैं। आपने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ रखी है, Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। आपने यही तो पढ़ रखा है बेटा। अच्छा, अब आप जरा नोटिस करना, आप हमसे दावा कर रहे हो कि सर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। आप हमसे ये दावा कर रहे हो, ठीक है, कि सर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? हमारी एनर्जी का सोर्स क्या है? ये कहां से आ रही है? अगर आपके दोनों के मासेस बराबर हैं, देन एनर्जी कहां से जनरेट हो गई? या अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आप उसमें भी दावा कर रहे हो कि सर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, तो आखिर एनर्जी जा कहां रही है? कैसे पता चलेगा? तो बेटा, जब हम लोगों ने इसे यूज किया और आगे चल के हम लोगों ने जब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया, खोजा उनको, तो लोगों को समझ आया कि कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा है जो डिस्टर्ब कर रहा है। आखिर एनर्जी आ कहां से रही है, आखिर एनर्जी जा कहां रही है? और इस मिस्ट्री को आगे चल के हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए आइंस्टीन, उन्होंने जाके सॉल्व किया। आइंस्टीन अभी तक के सबसे एलिजिबल साइंटिस्ट माने जाते हैं जिन्होंने एक छोटा सा फार्मूला दिया था, E बराबर mc²। बेटा, देखने के लिए एक छोटा सा फार्मूला माना जाता है, देखने के लिए, लेकिन ये अभी तक की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। और आइंस्टीन ने जो अपनी जीवनी लिखी थी उसमें उन्होंने लास्ट पॉइंट ये लिखा था कि हमने ह्यूमन बींग्स को एक ऐसी चीज दे दी है जिससे वो अपना ही सर्वनाश कर लेंगे। बेटा, यहाँ इन्होंने कहा था कि एनर्जी और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होके न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सारी चीजें हम लोग तैयार करते हैं। हम लोग एटम को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो एटम ही है। जो सनलाइट है, सन हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है और उसकी हीट हम लोग यहाँ तक महसूस करते हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन चलती है। मतलब आइंस्टीन का जो लॉ था वो ये था कि एनर्जी और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको कहीं से एनर्जी मिली है, देन कंफर्म वहां पर मास लॉस हो रहा होगा। और इसी बेसिस पर आइंस्टीन ने आगे चल के इस लॉ को मॉडिफाइड करके एक नया नाम दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। हम लोग इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी के नाम से जानते हैं। आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन ने केवल इतना कहा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब वो इस बात से सहमत थे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बट अगर एनर्जी लॉस या गेन हो रही है तो आपको उसे इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी इज आल्सो द फॉर्म ऑफ मास। अगर कहीं पर एनर्जी बनी है तो वो मास से ही बनी है। बेटा, एंटोनी लेवोसायर से ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ना के बराबर मास से भी एक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है। तो बेटा, जो मास लॉस होता है वो ना के बराबर हो रहा था, तो वो एनालिसिस का पार्ट नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखा और ऑब्जर्व किया कि एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, तो
हम लोगों को लगा कि आखिर इसका सोर्स क्या है, और बाद में जाके आइंस्टीन ने इसे बताया कि अगर कहीं पर एनर्जी बन रही है तो कन्फर्म वहां पर कोई ना कोई मास लॉस हुआ होगा, और वो मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। तो अगर आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन एडिशन विद एनर्जी लॉस्ट और गेन, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये भी मास से ही जनरेट हुई है। और आज की डेट में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी के नाम से ही जानते हैं। बेटा मेरी बात आपको समझ आई? बेटा सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई समस्या तो नहीं? ओके, तो एक बार फिर से मेरी बात समझो, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जब भी कोई, बेटा माइक ऑफ करिए, किसी का माइक खुला है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जब भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो बेटा आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो आपने 9th में पढ़ी है वो इसी लॉ ने दी है। मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी टेक्निकली दूसरा टॉपिक है, सबसे पहले ये टॉपिक आया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमारे पास 5 लॉ हैं, और ये पांचों लॉ केवल तुक्के हैं। मतलब हमने एक्सीडेंटली कुछ किया और उसका जब कंक्लूजन निकला तो बहुत कंक्लूजन ऐसा निकला कि अपने आप में माइलस्टोन साबित हुआ। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज सिंपली द कोरिलेशंस डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अच्छा, फर्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमसे क्या कहता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1789 में एंटोनी लेवोसायर ने प्रोवाइड किया था। उन्होंने अपने दिमाग में एक एच शेप की ट्यूब तैयार करी, ठीक है, उन्हें लगा कि ऐसी ट्यूब करके कुछ देखते हैं, तो उन्होंने इसे तैयार किया। इलॉजिक है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्यों किया, मतलब उनके दिमाग में आया। उन्होंने 2 अलग अलग सब्सटेंस प्लेस किए, उनका मास निकाला, एंड देन उनकी रिएक्शन होनी थी। रिएक्शन होने के बाद का मास निकाला, और ये मास उनको सेम मिला, तो उन्हें अजीब सा लगा कि कुछ अजीब सा है। उन्होंने इसे कई बार क्रॉस चेक किया, और आफ्टर दैट वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब हम मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो हो गया लिखाने वाला लॉ। अब आप इसे समझेंगे कैसे? तो हम आपसे लगातार कहें कि इस रिएक्शन को ढंग से देखो और अपना सीआईडी वाला दिमाग यूज करो कि इसका मास और इसका मास सेम है। जब दोनों के मास सेम है तो आखिर ये बदल कैसे गए? तो बेटा आपके सामने तो रिएक्शन लिखी हुई है, तो आप तो बहुत आसानी से पहचान सकते हो। समस्या तो उन लोगों के लिए थी जिनको ये नहीं पता था कि एटम जैसी कोई चीज होती है। तो डाल्टन की खासियत ये थी कि डाल्टन ने उस समय प्रेडिक्शन किया कि आखिर इन दोनों ने रिएक्शन करके ये दोनों बनाई, और मास सेम रहा। मतलब मास तो हम लोगों ने कुछ नहीं बदला। फिर हमने क्या बदला? तो उनका ये कहना था कि हमारे मैटर में कुछ ऐसा होता होगा जो एक्सचेंज होता है, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, तभी ये दोनों नए सबस्टेंस में चेंज हुए। और डाल्टन ने कहा कि हमारे मैटर में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते होंगे जो एक्सचेंज होते हैं, जिसके कारण हमारा मैटर चेंज होकर दूसरे मैटर में चेंज हो जाता है। तो और इन्हीं बेसिक कंपोनेंट को आगे चल के हम लोगों ने एटम नाम देना स्टार्ट किया। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हम वैल्यू देना चाहें कि इसने हमारी साइंस को क्या बताया, तो इसी से हम लोगों को पहली बार एटम के होने का एहसास हुआ। ठीक है, तो ये इसकी खासियत मानी जाती है या ये इसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। एंड दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी, मान लीजिए आपकी टीचर ने आपसे पूछा और आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो वो टीचर आपकी नॉलेज की डेप्थनेस को चेक करने के लिए जरूर पूछेंगे कि बेटा क्या ये 100% सही है? तब आप बताओगे कि नहीं सर ये सही तो है, बट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि इन्होंने एनर्जी के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की। तो इसे किसने बताया? तो आगे चल के आइंस्टीन आए, जिन्होंने एनर्जी को कोरिलेट किया मास के साथ, E बराबर mc² से। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अगर एनर्जी कहीं पर भी प्रोड्यूस हो रही है तो वो मास का ही एक फॉर्म होती है। और इसी बेसिस पर आइंस्टीन ने एक स्टेटमेंट दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिगार्डिंग कि
कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर तो होता है, बट अगर एनर्जी लॉस्ट या गेन हो रही है तो उस एनर्जी को आपको इसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी भी मास का ही एक फॉर्म होती है, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। बेटा समझ आया? मतलब अगर हम टेक्निकली देखें तो हमने आज आपको 3 हेडिंग पढ़ाई है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। हो सकता है कि तीनों डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाए, तो फिर से हम केवल डेफिनेशन रिवाइज करा रहे हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? इट इज सिंपली द कोरिलेशन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, total mass of reactant is equal to the total mass of product, means matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. And then what is the law of conservation of mass energy? So according to Einstein, total mass of reactant is equal to the total mass of the product in addition with energy lost or gained during such process. तीनों ही स्टेटमेंट मेरे पर्सनल है, हो सकता है बुक से मैच कर रहे हो, हो सकता है आपको भी एग्जैक्ट तैयार हो जाए, बट अगर आपको बोलने में लैंग्वेज में कुछ करेक्शन भी करना हो तो आप कर सकते हो, बस थीम आपकी सेम होनी चाहिए। अभी बेटा बताओ, किसी भी बच्चे को इन तीनों में से कुछ पूछना है हमसे? अच्छा, कल हमने यूनिट फैक्टर मेथड की 5 न्यूमेरिकल करा दिए थे, किसी बच्चे ने डाउट पूछा था हमसे। इन 5 न्यूमेरिकल में क्या किसी बच्चे को डाउट है? स्टार्टिंग के 5 बेटा, अभी आगे वाले 5 हमने नहीं कराए, लेकिन स्टार्टिंग के 5 हमने डीपीपी के सॉल्व करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर बेटा केवल 1 to 5 की बात हो रही है। डीपीपी में जितने भी क्वेश्चन देंगे वो सब हम बोर्ड पर सॉल्व कराएंगे। 1 to 5 हम करा चुके थे, किसी बच्चे ने 1 to 5 में डाउट पूछा था। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हम खुद ही कराएंगे, परेशान हो गई। हाँ बेटा पढ़ना जरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? एक सेकंड मिलकर, व्हाट इज द वेट इन पाउंड? हमसे वेट पूछा जा रहा है और पाउंड में पूछा जा रहा है ऑफ अ गोल्ड बार। हमें एक गोल्ड का कुछ दे रखा है, मान लीजिए ये हमारा गोल्ड है, ठीक, जिसमें इनका ये कहना है 12 इंच लॉन्ग। इन्होंने इसमें डायमेंशंस दे रखी है कि 12 इंच लॉन्ग है, 6 इंच वाइड है एंड 3 इंच इसकी थिकनेस दे रखी है, अच्छी बात है। एंड डेंसिटी हमें दे रखी है बेटा 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा यूनिट फैक्टर मेथड में जितना हमने आपको बताया था, फिर से कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन ले आओ। अब अंतर क्या आएगा? अब ये क्वेश्चंस में लैंग्वेज शामिल करेंगे, आपने जो 10 तक पढ़ा है वो चीजें शामिल करेंगे। अब जरा देखना, आपसे मास पूछा जा रहा है और आपको डायमेंशन और डेंसिटी दे रखी है, तो बेटा मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है, ये तो सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक। अब बेटा वॉल्यूम कैसे निकाले? डायमेंशन दे रखी है, तो बेटा ये तो क्लास 6 की डेफिनेशन में था कि वॉल्यूम आपका LBH के बराबर होता है, तो 12 इंटू 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा? ये 216 आ गया। तो बेटा 216 इंच क्यूब इंटू डेंसिटी हमारे पास है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि आपसे मास पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान करो, आपने क्लास 6 लेवल पर ये फार्मूला पढ़ा था। अब इसमें यूनिट फैक्टर मेथड की क्या जरूरत है? अब आप उसे देखिए बेटा, यहाँ डायमेंशंस इंच है और यहाँ डायमेंशन सेंटीमीटर है। आप एक ही न्यूमेरिकल में डिस्टेंस के 2 पैरामीटर अगर यूज करोगे तो फिर सॉल्व कैसे करोगे? तो हम इस इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए ले रहे, पहला काम। अब बेटा इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करें? तो हमें दे रखा है 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। हम इसका यूनिट फैक्टर बनाए दे रहे हैं। और बेटा यूनिट फैक्टर बनाने का क्या नियम है? यूनिट फैक्टर को इस तरीके से बनाते हैं कि हमारी डायमेंशंस जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पर इंच ऊपर है तो हमारा इंच नीचे होना चाहिए। केवल इतनी बात हमने आपको बताई थी यूनिट फैक्टर में। बेटा यहाँ इंच का होल क्यूब है तो हम भी इसका होल क्यूब ले रहे हैं, तो 2.54 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब अपॉन इंच क्यूब।
ये हमारा आ गया। अब जो यूनिट फैक्टर है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम लोग जो यूनिट फैक्टर बनाते हैं उसे अपने टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बेटा इंच क्यूब से इंच क्यूब कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो 216 इंटू 2.54 का होल क्यूब इंटू 19.3 ग्राम हमारा मास ग्राम में आ गया। अब इन्होंने ग्राम में नहीं पूछा है, इन्होंने किस में पूछा है, पाउंड में पूछा है, और इन्होंने पाउंड के बारे में क्या दे रखा है, 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम। हम इसका भी यूनिट फैक्टर बनाए ले रहे हैं। बेटा यूनिट फैक्टर कैसे बनाया जाता है, आपकी जो जानकारी है आपको उसे रेशियो में लिखना है। अब रेशियो में किसे ऊपर किसे नीचे, वो आपका क्वेश्चन बताएगा। ग्राम यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर ग्राम नीचे होना चाहिए। यूनिट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये आपका हो गया। अभी हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 पाउंड डिवाइडेड बाई 453.6 ग्राम। बेटा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा पाउंड। ये आपका। अभी बेटा बताओ समझ आया? चलिए ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं, कल कराते हैं। ओके बेटा।